हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का फिर एक बार फिजिक्स अकेडमी में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग आईआईटी जैम एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। इस कड़ी में मैंने फिजिक्स के सेक्शन में मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट किया, केटीजी और थर्मो को कंप्लीट किया और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही एसटीआर के पार्ट को कवर कर दिया है अभी केटीजी के बाद में। ठीक है, तो एसटीआर हमारा पढ़ा के हो चुका है और इसके ऊपर आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो एसटीआर पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्जाम में, आपका जैम हो, जेस्ट हो या इवन दो आपका बीएचयू डीयू जैसे एग्जाम हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लिया गया है जैम से, जो 2008 में पूछा था कि उसने क्या है कि इनर्शियल फ्रेम है एस, जहाँ पे एक स्टेशनरी रॉड थीटा एंगल बनाता है एक एक्सिस के साथ, और दूसरी फ्रेम में एस प्राइम जो मूव कर रही है वेलोसिटी v से, और इसमें भी सेम कंडीशन है, वो एंगल बनाता है अब थीटा प्राइम। अब उसने पूछा है कि थीटा और थीटा प्राइम के बीच में क्या रिलेशन होगा और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो बस आप यहाँ पे ये डायग्राम तो आपको बताने के लिए दे रखी थी और मैंने जब लेक्चर लिया था उसमें ये फॉर्मूला आपको सीधा लिखवा के दिया था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो, इस रॉड की जो लेंथ है उसको L मान लीजिए, इसका एक्स एक्सिस अराउंड L cos थीटा, y के अराउंड L sin थीटा। ठीक है, आप यहाँ पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर लीजिए। अब क्या होगा, जब ये मूव करेगा तो ये होगा आपका L प्राइम cos थीटा प्राइम, और ये जो होगा आपका L प्राइम साइन थीटा प्राइम। तो L प्राइम की जगह पे L ही मान लीजिए, इसके साथ ये चीजें कॉम्प्रेस हो चुकी। जो आपका वर्टिकल वाला पार्ट है उसमें कोई भी जो रिलेटिविटी नहीं लगेगी, क्योंकि हम एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं। तो L साइन थीटा दोनों में, L साइन थीटा और L साइन, अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी पड़ेगी थोड़ी सी, आपको यहाँ पे डिवाइड कर करके इन चीजों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, हाँ, इसको L प्राइम लेना पड़ेगा आपको, और L प्राइम और L आपका सेम रहेगा, और L प्राइम यहाँ पे आपका हो जाएगा L रूट 1 - v² / c²। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे और ये सब चीज़ें निकालोगे तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि ये फैक्टर जो है ये 1 से छोटा है, तो ये फैक्टर tan थीटा प्राइम tan थीटा से बड़ा आएगा। अगर स्मॉल एंगल की बात करें जहाँ पे tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है, या कोई भी एंगल मान लीजिए, तो उस केस में आपका निकल के आ जाएगा थीटा प्राइम इज ग्रेटर देन थीटा, और ये हमेशा ऑलवेज, ये कोई पर्टिकुलर केस नहीं, ये हर केस के लिए अप्लीकेबल होगा। ऐसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन जैम 15 में पूछा था। फिर यहाँ पे एंगल 60 का बना रहा है और वो पूछ रहा है आपका परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। बेसिकली नाम में लिखा है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन निकालने हैं आपको, और अब यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है 0.8 c। आप यहाँ पे दो कंपोनेंट करें, एक एक्स एक्सिस में Lx, एक y में Ly। Ly में आपका कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो Ly साइन थीटा आप सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, और Lx आपका होगा L रूट 1 - v² / c² cos थीटा। इससे आप दो वैल्यू निकालेंगे। अब जब आपके पास Lx और Ly है ये चीज, अब आप क्या करेंगे, L के लिए रूट Lx डैश का स्क्वायर Ly डैश का स्क्वायर, इससे कुछ आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आंसर आपका निकल के आता है ये। अब यहाँ पे समझने वाली बात, काफी लोग ये करते हैं कि ये आंसर निकल के आ गया तो बस जो एनएटी सेक्शन है उसके अंदर लिख देंगे 0.916। गलत। क्वेश्चन में पूछा है कि परसेंट कॉन्ट्रैक्शन, कि कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, कि पहले मेरी L थी जो कि चेंज हुई है 0.91 L, ये ओरिजिनल था, ये चेंज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ है इन दोनों का डिफरेंस।
आपको ये आगे के जो 3-4 स्टेप्स हैं ये भी करनी है। तो एग्जाम में हम काफी टाइम यहाँ पे आके इसको छोड़ते हैं, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, आगे भी करना है क्वेश्चन को। आपका आंसर निकल के आएगा 8.4%। इतना जो रॉड है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस मोशन की वजह से। उसके बाद जेस्ट में ये क्वेश्चन 2 साल बैक टू बैक सेम पूछा था। अब इसमें क्या पूछा है उसने कि इन सर्टेन इनर्शियल फ्रेम टू लाइट पल्सेस आर इमिटेड एट 0.5 किलोमीटर अपार्ट। कि दो पॉइंट्स है जो 5 किलोमीटर दूरी पे है, उन्होंने लाइट पल्सेस को इमिट किया है, और जो फ्रेम है आपकी वो वैसी है इनर्शियल। और इसके बीच में ये तो डेल्टा एक्स हो गया आपका, और डेल्टा टी मतलब टाइम के में सेपरेशन कितना है, 5 माइक्रोसेकंड का। अब यहाँ पे अब यहाँ तक आपको समझ में आ गई चीज है कि पहले सेंटेंस में क्या लिखा है। फिर एक ऑब्जर्वर है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेम लाइन जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस एक्सिस को, उसी में। अब उसने क्या देखा कि दो इवेंट, कि सबसे पहले ये मेरी एक फ्रेम है, ये दूसरी फ्रेम है। ये सोर्स से जब लाइट पल्सेस निकले, जब इनर्शियल फ्रेम है, एक्चुअली क्या हुआ कि ये डिस्टेंस जो है ये 5 किलोमीटर दूर थे, और 5 माइक्रोसेकंड के डिफरेंस से ये चीजें निकली। अब मैं एक दूर से ऐसे मूव कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि दोनों इवेंट सेम एट ए टाइम हुए हैं। तो मैं कौन सी स्पीड से मूव कर रहा हूँ कि जिससे मुझे ये दोनों इवेंट सेम दिखे। बस हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, टी डैश का फॉर्मूला, ये लॉरेंट्स फॉर्मूला है जो हमने देखा था सेकंड वीडियो में। अब कौन सी फ्रेम में ये चीज आपको देखनी है। तो जो इनर्शियल फ्रेम थी, जो इनिशियल फ्रेम थी, जो मूव नहीं कर रही, उसमें डेल्टा एक्स है और डेल्टा टी है। और साइमल्टेनियस किस में दिख रहा है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। मतलब यहाँ पे कोई टाइम डिफरेंस नहीं है, तो डेल्टा टी आपका हो गया 0। जब ये 0 हो गया तो इस वन मतलब गामा को आप उधर भेज दो, तो आपका आंसर एकदम सिंपलीफाई हो गया। आपके पास है डेल्टा टी, डेल्टा एक्स, सी स्क्वेयर, बस काम ही खत्म हो गया। कुछ करने जैसा था नहीं, लेकिन ये जेस्ट का काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है BHU 2014 से, कि इनवेरिएंट वेरिएबल पूछा था लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, या तो सिग्मा होगा, या तो रो होगा, या फिर लैम्बडा होगा। अगर सिग्मा होता है तो Q अपॉन एरिया, रो होता है Q अपॉन वॉल्यूम, और लैम्बडा होता है तो Q अपॉन लेंथ। इन चीज ये तीन चीजें जो है ये वेरी करती है, तो आपका चार्ज डेंसिटी नहीं होगा। करंट में आपका होता है dq/dt। टाइम के साथ आपको पता है कि टाइम डायलेट होता है, तो ये नहीं होगा। चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी, जब करंट ही नहीं है तो करंट डेंसिटी भी नहीं होगा, तो बचा क्या, चार्ज। क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, J di/ds। ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है, कहीं भी कट पिटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में आएगा, इसमें न्यूमरेटर में आएगा, मतलब इसमें भी डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो फिर वो कटने का कोई चांस नहीं है वहां पे। तो जो फाइनल आंसर है आपका चार्ज, चार्ज होता है वो इनवेरिएंट रहता है, और ये लेक्चर में लिखवा के दिया था। अगला क्वेश्चन JNU से उठाया गया है, और ये क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर आप काफी ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है जो दे रखी है mc²। अब E एनर्जी है, m मास है, v0 जो है वो स्पीड है। कौन सी स्पीड है, कि एट विच काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रेस्ट मास, कि जहां भी उसकी काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास के बराबर होती है। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास के बीच में रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mc² माइनस m0c²। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी mc² के बराबर है, तो उसको डाला और ये सब सॉल्व करके आपका ये निकल के आया। अब आपको पता है कि ये m डैश ही रिलेटिविस्टिक मास है, उसको चेंज कर दिया, m को कट करके इसको निकल के आया आपका
v इज इक्वल टू √3c/2। ये छोटे मोटे कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग अलग एग्जाम्स में काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 3mc², 2mc², mc² या 8mc², अलग अलग वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन से आपके वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और इससे आपको अप्रोच भी समझ में आया है कि आपको कैसे लगाना है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो जेएनयू में पूछा गया था। एक जमाने में जेएनयू में काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये उसी में से एक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने कहा है कि एक गैलेक्सी है जो रिसीड कर रही है हमसे, हमसे मतलब अर्थ की बात कर रही है ये क्वेश्चन, और कितने स्पीड से रिसीड कर रही है, तो वो है 3000 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब वो इमिट कर रहा है हाइड्रोजन रेड लाइन। ठीक है, अब रेड लाइन की वेवलेंथ क्या है, 6560 एंगस्ट्रॉम। अब व्हेन सीन बाय अस, जब हम उसको देखेंगे तो वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया है? तो सबसे पहले मैं नॉर्मल आम तौर पे ऊपर ऊपर से बता दूं कि आपको समझ में आया कि एक गैलेक्सी है जो अर्थ से दूर जा रही है, रिसीड कर रही है, और उस दूर जाने की स्पीड जो है वो 3000 किलोमीटर पर सेकंड की है। इस दौरान जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, उस रेडिएशंस की वेवलेंथ कितनी है, 6560 एंगस्ट्रॉम। जब मैं उसे देखूंगा कि जो, क्योंकि जब वो दूर जा रहे तब तो मैं नहीं देख सकता, जब मैं देखूंगा कुछ टाइम बाद देखूंगा तो मुझे कुछ महसूस होगा। तो मुझे कौन सी वेवलेंथ महसूस होगी, क्या वेवलेंथ बढ़ी हुई महसूस होगी या कम हुई महसूस होगी? तो आपको एक पता है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए एक वर्ड दे रखा है रेड लाइन का, वैसे दो वर्ड्स है, एक है रिसीडिंग और दूसरा है रेड लाइन, दो वर्ड्स है। जब भी आप, और रेड लाइन से आपको हिंट मिल गया होगा कि यहाँ पे रेड शिफ्ट हुआ होगा, ये हिंट यहाँ से मिलता है आपको। और जब भी रेड शिफ्ट होता है, आपकी जो इंसिडेंट या जो भी कोई वेवलेंथ है, इंसिडेंट हो या अपकमिंग हो, वो हाइयर होती है। तो ये हिंट आपको यहाँ से मिल गया। तो अब आप क्या करेंगे, बी और सी को निगलेक्ट मार देंगे क्योंकि ये बोलता है लोअर। अगर यहाँ पे ब्लू लाइन बोलता या पास आने वाला बोलता तो हम बी या डी को सोचते उसके बारे में। अब हमें देखना है कि ए और सी में से कौन सा आंसर सही है। अब डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा वी बाय सी। ये क्यों लगाया हमने यहाँ पे, जबकि हमारे पास उसके लिए दूसरे फॉर्मूलाज है, जैसे एफ इज इक्वल टू एफ नॉट रूट वी माइनस सी माइनस प्लस कुछ भी ले लीजिए। ये जो फॉर्मूला है, तो हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, तो इसके रीजन बताता हूँ आपको मैं। आपके पास जो है क्वेश्चन देखिए आप, कि यहाँ पे v दे रखा है, हाँ ऊपर लिखता हूँ, लैम्डा दे रखा है, और c आपको हमेशा पता होता है। तो जब तीन तीन चीजों को आपको पता है तो चौथी क्वांटिटी निकाल लेंगे हम। तो इसलिए इस फॉर्मूले को यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आया आपका, डेल्टा लैम्डा 65 एंगस्ट्रॉम का आया। अब आपको एक चीज पता है कि जब रेड शिफ्ट होगा तो वेवलेंथ हाइयर होगी, और कितने से हाइयर होगी, तो 65। बस अपने ऑप्शन ए को टिक करके आ गए। जेएनयू का इजी सा क्वेश्चन था आपके सामने। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो फिर बीएच में पूछा, बीएच में देख रहे हो आप कि आपको ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बीएचयू जैसे एग्जाम के लिए जितने भी मेरे नोट्स है, जितने भी लेक्चर के अंदर फॉर्मूलाज है, कंसेप्ट है, उनको अगर आप रट के जाओगे, घोट के पी जाओगे, तो आपका बीएचयू एचसीयू जैसे एग्जाम्स इजीली निकल जाएंगे। एचसीयू जब मैंने दिया था, मेरा एयर 9 था, और अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें मेरा एयर 2 था। मेरे टोटल नंबर 60 प्लस थे। मैंने यही किया था, जो अपने नोट्स थे उन्हीं को फॉलो किया था और आगे बढ़ा था। इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे।
तो ये आंसर है इसका, कोई समझाने की जरूरत नहीं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये डीयू में पूछा गया था। एक म्यूऑन है जिसका लाइफ टाइम रेस्ट में 2 माइक्रो सेकंड का है। वो ट्रेवल कर रहा है 3 फीट, मतलब ये स्पीड दे रखी है 0.6 सी। अब उसका लाइफ इट लास्ट इन, मतलब उसका लाइफ टाइम ही पूछा है। और ये कौन सी फ्रेम में जो मूव कर रही है, v = 0.6 सी से। बस सीधा आपको पता है, आपके पास T0 है, v है, c है, टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, बस निकल के आ गया हमसे। अगला क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है डीयू और बीएचयू में। बीएचयू ने सबसे पहले पूछा, फिर डीयू ने उसको कॉपी कर लिया। तो क्वेश्चन है कि एक स्टेशनरी स्टेट में रॉड की लेंथ 1 मीटर की है और मूविंग फ्रेम जो है उसकी लेंथ क्या होगी जब स्पीड 0.8 सी होगी। तो आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगा देंगे। आपके पास L0 है, V है और C है, तो सिंपल फॉर्मूला लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक स्पेसशिप है किसी प्लेनेट को अप्रोच कर रही है और उस अप्रोच की स्पीड क्या है 0.6 सी। एट सम पॉइंट वो जा रही है और उसने एक पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल फायर किया अपोजिट डायरेक्शन में, या हाँ। तो अब बताइए कि जो ऑब्जर्वर होगा प्लेनेट पे, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ठीक कर लूं। तो उसने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है। जो ऑब्जर्वर प्लेनेट पे होगा उससे प्रोजेक्टाइल की स्पीड कितनी महसूस होगी। बस वेलोसिटी एडिशन यहाँ पे लगेंगे कि v1 v2, और मुझे एक थर्ड पार्टी को v डैश फाइंड आउट करना है रिलेटिविस्टिक में। इसी तरह से आंसर निकाल लेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये BHU 2015 का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्पीड से मूव कर रहा है, डायरेक्शन उसकी अपोजिट है किसके, फोटॉन के। अब रिलेटिव वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की विद रिस्पेक्ट टू फोटॉन क्या होगी ये पूछा है। जब भी आपको क्वेश्चन में फोटॉन आए और रिलेटिव वेलोसिटी पूछे, आप बिना सोचे समझे सी के ऊपर टिक करके आएंगे। आपको बोल दे पॉजिट्रॉन और फोटॉन, ये कॉम्बो, फोटॉन फोटॉन ये कॉम्बो, या और कुछ पूछ ले, प्रोटॉन और फोटॉन पूछ ले, आप देखेंगे सी कहाँ है। और सी मतलब ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन में सी कहाँ है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट थोड़े से समझ लेना आप। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है HCU का कि एक इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है और स्पीड है c/2 और उसका मास बताइए रेस्ट मास के मुकाबले ज्यादा होगा या कम होगा। तो जब मूव कर रहा है और लाइट की स्पीड के कंपेरेबल है तो रिमेन सेम ऑप्शन नहीं होगा, और बिकम्स डबल भी मुश्किल है क्योंकि स्पीड उतनी नहीं है कि वो डबल हो जाए। तो इन दोनों में थोड़ा सा भरोसे जैसा ऑप्शन लग रहा है, तो बस फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे आपको m0 की जरूरत नहीं है, आपको बस दिखाना है कि m और m0 के बीच में यहाँ फैक्टर कितना आता है। वो जो फैक्टर होगा वो इन दो ऑप्शन में से एक को चूज कर लेगा। तो ये आ गया यहाँ पे, इसका मतलब होता है m0 प्लस 0.15 m0। ये तो था ओरिजिनल 0.15, ये हो गया मोर क्योंकि यहाँ पे प्लस। अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पूछता इसी फॉर्म में तो ये आता आपका L0 माइनस सम फैक्टर L0, तो ये होता कम, लेस। और ये है आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन जो BHU 2014 में पूछा था, और ऐसे क्वेश्चन जैम वगैरह में भी पूछते रहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट है।
तो लॉज ऑफ मैकेनिक्स कोवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन कोवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉज ऑफ मोशन, ये लॉज ऑफ मोशन कोवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और मैक्सवेल्स इक्वेशन कोवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो उसमें से पूछा है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहते हैं, वो कोवेरिएंट नहीं रहते। आपको कोवेरिएंट का मतलब पता हो ना पता हो, आपको ये चीज पता है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन इनवेरिएंट रहते हैं और यहाँ पे वो बोलता है कोवेरिएंट है, मतलब यही स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत, और ये होगा आपका आंसर। और आज के वीडियो में इतने ही 13 क्वेश्चंस थे और आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी इसी वे में अगर मैं आपको बता दूं तो अभी हमारा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स खत्म हो गया, न्यूक्लियर खत्म हो गया, एटॉमिक खत्म हो गया और एसपीआर खत्म हो गया। ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स 3 से 4 नंबर, न्यूक्लियर 3 से 4 नंबर, एटॉमिक 2 से 3 नंबर, एसपीआर 2 से 4 नंबर। इतना पोर्शन अपना हो गया है। क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट किसी और एजुकेटर से आपको देखने को मिलेगा। तो मॉडर्न फिजिक्स जहाँ तक मेरा सवाल था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके ऊपर जल्दी ही यूनिट टेस्ट आने वाली है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और यूनिट टेस्ट और रास की बात बता दूं तो यूनिट टेस्ट 1 बन चुकी है, किसी को बताना नहीं कि बन चुकी है और ये जल्दी ही आपको मिलेगी। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए क्वेश्चंस लगाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और गुड नाइट।